नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या और बीजेपी के कुछ नेता भले कहें कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। लेकिन जो हालात हैं, जो हकीकत है, वो कुछ और है। रुपया गिर रहा है, वो तो अलग इशू है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करें, पुरानी आप सब लोग जानते होंगे उन्होंने क्या कहा था मनमोहन सिंह के समय कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अभी इस तरह के जुमले याद नहीं आते हैं। और अभी जो स्थिति बताई जा रही है, एनएसओ जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसने जो चालू वित्त वर्ष का जो एक अनुमान जारी किया है, वो संकेत दे रहा है कि अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जा रही है, गोते लगा रही है, अगर भाषा में, साहित्यिक भाषा में बात करें तो। और ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे दिन आए तो नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आए तो नहीं लेकिन आने वाले भी नहीं है, ये बात पक्की हो जाती है। और अब बुरे दिन आने के भयावह आसार दिखाई पड़ने लगे हैं। उसकी वजह है कि जो अभी पिछले साल जो अर्थव्यवस्था हमारी चल रही थी, उसमें 8.2% की दर थी। ये माना जा रहा था कि, लेकिन इस वर्ष जो है वो 6.4% का अनुमान है कि 6.4% के अनुमान से वो बढ़ेगा। हालांकि जो एनएसओ का अनुमान है, उसको वो कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6% अनुमान से थोड़ा कम है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये अनुमान कोविड के वर्ष, जब कोविड आया था 21 उसके बाद से अब तक का सबसे कमजोर आंकड़ा है, सबसे नीचे का आंकड़ा है। और आप जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में यंग जो है वो जंग चल रही है, युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब ट्रंप बनने वाले हैं, 20 जनवरी को वोट लेंगे। तो जैसे भारत में कहा जा रहा है कि भारत जो है हिंदुओं का है, अमेरिका में भी इस तरह का स्वर गूंजने लगा है। मैंने कल एक वीडियो देखा भी था जिसमें वहां का, जिसे यहाँ पे जाते हैं ना दुकान में कि अपना नाम लगाओ, किस किस को अपॉइंट किया है वो लिखो, आरएसएस के किसी विंग के लोग जाते हैं वहां पे कहने के लिए, और उसको कट्टरपंथी कहते हैं आमतौर पर। वो सरकार के लोग नहीं है, वो नियमता नहीं कर रहे हैं, कभी विधायक भी निकल पड़ते हैं। वो अमेरिका में भी होने लगा है, जो खास करके इंडियंस की जो शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, जो जगह हैं जहाँ पे कोई बिजनेस है, वहां पे जाकर के बाकायदा लिखवा रहे हैं कि आप जो है बाहर से आदमी को नहीं बुलाओगे, इंडिया से नहीं लेकर के आओगे। वो वहां चलने लगा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो डॉलर जो है वो और मजबूत होगा। तो डॉलर के और मजबूत होने का मतलब है कि रुपया और कमजोर होगा। अभी जो रिकॉर्ड रिपोर्ट आई उसमें रुपया जो है 85 रुपया 80 पैसा के आसपास जो है अवमूल्यन हुआ है, इतना नीचे आ गया है। और अनुमान से जो अगर अगर ये कहा जाता है कि जो एक अनुमान लगाया गया कि इतना जीडीपी हमारी बढ़ेगी, उससे अगर जीडीपी की में वृद्धि कम होती है तो उसका मतलब होता है कि सरकार को अपने व्यय में यानी खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी के नजरिए से चीजों को समझता हूँ और वही आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिस्ट जो होता है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सारी रणनीतियां अपनाता है, कई सारी चीजें करता है। जैसे जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने या उसके पहले वित्त मंत्री थे या आरबीआई के गवर्नर थे, तो खास करके वित्त मंत्री का काल जो है याद किया जाता है उनका, क्योंकि वो मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री तब के जो थे, नरसिम्हा राव जो उनके मुख्य सलाहकार थे, और जो जो सुधार लाना चाहते थे, जो आर्थिक सुधार लाना चाहते थे मनमोहन सिंह जी, वो सुधार लाने के लिए दिया उन्होंने। क्योंकि उस समय देश की स्थिति बड़ी गड़बड़ थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं था, डॉलर नहीं था, विदेशी मुद्रा नहीं थी कि हम जरूरी खरीद भी कर सके। और एक
जिसको कहते हैं कि कंगाली वाली हालत हो गई थी। समझिए कि आपके पास अगर खरीदने के लिए पैसे न हो बैंक में या हमारी जेब में, तो हमारी क्या स्थिति होगी। और आप जानते हैं कि देश का कर्ज जो है कितना बढ़ गया है। मोदी जी ने जो जितने प्रधानमंत्री उनके पहले हुए उन्होंने जितना कर्ज लिया था पूरे 1947 से अगर जिक्र करें तो उसका 3 गुना कर्ज अकेले ले लिया। और अर्थव्यवस्था को जिस रफ्तार में बढ़ना चाहिए थे वो नहीं बढ़ी। वो जो हर तरफ दिखाई पड़ता है कि सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो लोन के पैसे हैं। बहुत सारी चीजें बन रही हैं, वो कर्ज लिया हुआ पैसा। और 50 साल की अवधि का कर्ज लिया गया है कि आज ले रहे हैं, इसको 50 साल तक चुकाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम है या वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई भी देश हमें कर्ज देता है तो अपनी शर्तें मिला करके देता है। आप कहीं किसी से कर्ज लेते हैं तो कैसे मिलता है कर्ज आपको? वो अपनी शर्तें लगाता है, आप अपनी बात को नहीं रख पाते। तो वो स्थिति है। और वो चुकाना किसको है? वो हमें आपको चुकाना है, हमारे बच्चों को चुकाना है। 50 साल का कर्ज मतलब समझ रहे हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा, हमारे बेटे के बाद शायद पोते को भी चुकाना पड़े कर्ज। ये स्थिति है। और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने, कई लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने निजीकरण की शुरुआत की। जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमन, वो भी कहती है कि निजीकरण की शुरुआत तो उन्होंने की। उन्होंने तो कंपनियों को बेचना शुरू किया। हालांकि ये पूरी तरह सत्य नहीं है। निजीकरण की शुरुआत जरूर की, इन्वेस्टमेंट उसमें आया भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी कंपनियों को खोला, लेकिन बेचा नहीं। बेचने का काम जो है मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पहली बार डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी और अरुण शौरी उसके जो है मंत्री थे। वहां से शुरुआत होती है चीजों की बेचे जाने की। हाँ, लेकिन ये किया था मनमोहन सिंह जी ने कि सरकारी कंपनियों में भी, या कहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोला था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और प्राइवेट कंपनियां भी अपने हर सेक्टर में आए। पहले ये था कि हर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। 17 कंपनियां थी, उसमें से 9 कंपनियों में फ्री किया, 9 सेवाओं, 9 सर्विस सेक्टर में फ्री कर दिया मनमोहन सिंह जी ने कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ सकते हैं। उसमें से बड़ा एक था टेलीकम्युनिकेशन, समझिए जैसे। उसके अलावा तेल वाली जो कंपनियां हैं वो सब, रिलायंस के आपने सुना होगा, पेट्रोकेमिकल में उनको छूट दी गई। और पेट्रोकेमिकल उनके अपने पेट्रोल पंप वगैरह है। तो कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें पहले सरकार का एकाधिकार था, वो एकाधिकार उन्होंने छोड़ा और प्राइवेट कंपनियों को आने दिया। इसके पीछे वजह ये थी जो मैं पहले बता रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा यानी मूलतः डॉलर होता है, जो कि दुनिया में डॉलर सबसे ताकतवर है। और जो खरीद बिक्री होती है एक देश की दूसरे देश के बीच में, और डॉलर में होती है ज्यादातर। वो उतना डॉलर हमारे पास नहीं था कि हम अपनी जरूरतों को पूरी कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कई तरीके के समझौते करने पड़ा, और उस समय जो सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। और उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो, और बाहर की कंपनियों को, जिसको मल्टीनेशनल कंपनियां कहा गया, उनको आने की छूट दी गई। और उसके बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदली, तेजी से परिवर्तन आया। और जो चूंकि इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी ने एक और काम किया कि वो जानते थे कि ये जो बाजार है, जब तक उसमें गति नहीं आएगी, प्रोडक्शन में गति नहीं आएगी, और प्रोडक्शन में गति नहीं आएगी तो न रोजगार बढ़ेगा न बाजार बढ़ेगा। इसलिए पैसे को गांव गांव तक पहुंचाया। और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको उन्होंने सुदृढ़ किया, मजबूत किया, और कहा कि जो दिल्ली में पैसा आकर के सरकार के पास पैसा है, वो पैसा हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। और बैंकों से लोन लेना आसान हुआ। आप तरह तरह से फ्लैट लेना हो तो लोन लीजिए, फ्रिज लेना हो तो लोन लीजिए, गाड़ी खरीदनी हो तो लोन लीजिए, और बड़ कम कीमत पे लोन। तो इससे क्या हुआ कि लोन जब आप लेना शुरू किया आपने, तो बाजार में गति आई। बाजार में गति आई तो नए प्रोडक्शन के अवसर और बढ़, जो उत्पादक है उनको और ज्यादा उत्पादन करना पड़ा। और चूंकि सबकी जेब में पैसा गया, एफएमसीजी में भी गए, गांव गांव में पैसा भेजा गया, तो कपड़े हैं और जो जरूरत के सामान है, खान पान में जो है बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, और हम मार्केट में ज्यादा पैसा लगा रहे थे। इससे क्या हुआ कि गति आई, और इससे नौकरियां बढ़ी, उससे लोगों का जीवन स्तर बदला, और चौतरफा जो है एक समृद्धि दिखाई पड़ने लगी। हालांकि उसके बाद उन पर आरोप लगा कि वो भ्रष्ट सरकार है, और मनमोहन सिंह जो है मौन मोहन सरकार है, तमाम चीजें कहा गया उनको। अब तो वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रचारित कर करके आए, हासिल क्या हुआ? उनको सत्ता मिल गई, लेकिन देश को क्या मिला, नागरिकों को क्या मिला?
ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए। आपको याद होगा कि आते ही उन्होंने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया। नोटबंदी की, उससे क्या हुआ कि जो छोटे-छोटे लघु उद्योग थे, उनका धंधा चौपट हो गया। और जो छोटी-छोटी नौकरियाँ थी, जहाँ 10 आदमी काम कर रहे थे, 5 आदमी काम कर रहे थे, 15 आदमी काम कर रहे थे, उन सबका भारी नुकसान हुआ। और वो मूलतः जो जिसको असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है उसको, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कहा जाता है कि भारत में जो मंदी नहीं आई उसकी वजह ये रही कि जो छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग थे उसकी वजह से हमारा देश बचा रहा। लेकिन मोदी जी ने सबको ध्वस्त कर दिया। और आप जानते हैं कि एक आदमी जो बार-बार आरोप लगाते हैं कि एक आदमी की मुट्ठी में सब कुछ दे दिया, जिसको कहते हैं मोनोपोली खड़ा कर देना। और अडानी आज इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने हुए हैं। हालांकि पैसे में अभी भी अंबानी आगे हैं उनसे, लेकिन टाटा ज्यादा सेक्टर में काम कर रहा है। लेकिन अडानी जी को सरकार की खूब कृपा मिली, हर क्षेत्र में जिधर वो जाना चाहा उधर गए। सीमेंट की कंपनियां कई उन्होंने खरीदी, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, वो सब आप जानते हैं। बहुत ज्यादा मैं जिक्र उस पर समय नहीं बर्बाद करना चाहता। तो ये जो हुआ उसका नुकसान ये हुआ। और अब याद कीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, कि जीडीपी हमारी बहुत बुरी तरह से गिरेगी। लेकिन इन्होंने कहा था कि हार्वर्ड और हार्ड वर्क में अंतर होता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़ कर आया हुआ व्यक्ति, और वो जो है विदेश से पढ़ के आए व्यक्ति, कहा जाता है कि उनके पास जो है वो तमाम किस्म की डिग्रियां थी और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे मनमोहन सिंह। और अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी उनसे सहमति ली थी, उनसे सलाह ली थी कि कैसे अर्थव्यवस्था को बचाएं, और सलाह उन्होंने दी थी। दुनिया में इसलिए बहुत सारे सम्मान मिले उनको, और वो मांगने पे, दबाव पे छोटे छोटे देशों से सम्मान लेकर के नहीं आए थे मनमोहन सिंह। लेकिन जिस तरह से इस देश की हम जनता जो है हमको बरगला लिया जाता है, चूंकि मीडिया न्यूज में जो आता है उसको हम सच मान लेते हैं। और मीडिया को किस तरह से कब्जा किया वो आपको पता है। आज भी जिस तरह से मीडिया में दिखाया जाता है कि डंका बज रहा है, कमाल हो रहा है। आप अखबार पढ़िएगा या चैनल देखिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन आप अपने आसपास घूम करके देखिए, आपको समझ में आ गया गड़बड़ी शुरू हो गई। तो ये जो जीडीपी का मामला है, ये देखिए बताया जा रहा है कि जो आम बजट में अनुमान लगाया गया था कि चालू वर्ष में नॉमिनल जीडीपी 10.5% की दर से बढ़ेगी। हालांकि वास्तविक जीडीपी में अंतर बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन कुछ कवायद की आवश्यकता होगी। अगर राजस्व अनुमानों को भी संशोधित करके कम करना पड़ा तो मुश्किल बढ़ेगी। अब जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अप्रैल, ये एनएसओ की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ जो मीडिया में है, कि अप्रैल नवंबर की अवधि में कुल राजस्व संग्रह बजट अनुमानों को 59.8% था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यानी अप्रैल से सितंबर में 65.3% थी। तो ऐसे देखिए तो 5-6% का अंतर, लेकिन 5-6% बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। और इसका असर यह होगा कि जब सरकार जो है बजट घाटा कंट्रोल करने के लिए, बजट घाटा क्या होता है कि बेसिकली जो है आप, हम कितना आयात करते हैं और कितना निर्यात करते हैं उसके बीच का जो अंतर है। हम तो, हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हम ज्यादा चीजें आयात करते हैं, निर्यात कम चीजें करते हैं। और निर्यात भी जो करते हैं वो असेंबल करके बहुत सारी चीजें देते हैं। हम दाल तक मंगाते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम दाल तक बाहर से मंगाते हैं, दूसरे देशों पर आश्रित है। तिलहन हम बाहर से मंगाते हैं, ऐसे कई चीजें। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो सरकार का खर्च है, चूंकि पैसा नहीं है आपके आपके एक तो आपके डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो आप, रुपया कमजोर होने का मतलब क्या होगा कि आप जो है ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और कम सामान मिलेगा आपको, महंगाई बढ़ेगी। और इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर जो आप पे पड़ता है वो देश पे पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है तो हम पे असर पड़ता है ना, कि हम कटौती कर रहे हैं चीजों में। हम चीजों को कट करते हैं कि पहले जो फैल के थोड़ा रहता है उसको समेट देते हैं। लेकिन बचत वाली स्थिति अब है नहीं। एक दिन और मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था आपको कि जो सोना में गोल्ड जो रख रहे हैं लोग, और उसमें एनपीए बढ़ गया है। मतलब छुड़ाने नहीं जा पा रहे हैं लोग, इतना पैसा नहीं है कि वो छुड़ा लें, और उनका उनका गोल्ड जो है रखा रह जाता है वही। और ये क्यों है? क्योंकि गोल्ड रखना पड़ रहा है उनको अपने जरूरत के काम के लिए। और ये भी एक न्यूज आ रही थी जिसमें था कि सबसे ज्यादा खपत गोल्ड की हिंदुस्तान में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर आम नागरिकों का भरोसा नहीं है। उसको लगता है कि गोल्ड है
गोल्ड सुरक्षित है। गोल्ड में जो है पैसा जो लगा रहे हैं, जब चाहे हम ले सकते हैं। ज़मीन खरीदिए तो आपको ऊपर-नीचे रेट हो सकता है, तुरंत नहीं मिलेगा, कई तरह की चीज़ें हैं उसमें। लेकिन गोल्ड आज भी लोग रखते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जब गोल्ड खरीदा जाता है तो उसका जो पैसा का जो सर्कुलेशन है वो कमज़ोर होता है। और चूँकि अगर बिज़नेस में या शेयर बाज़ार में पैसा लगेगा या और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगेगा, तो बाज़ार में पैसा मूव करेगा। लेकिन गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो बाहर से गोल्ड आता है, गोल्ड हिंदुस्तान बाहर से, तो बाहर को पैसा देना पड़ता है। तो हमारी मुद्रा जो है उसमें, जो हमारे पास विदेशी भंडार है वो कमज़ोर होता है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और देखिए कि जब कटौती करेगी सरकार अपने बजट में, अपने अपने जो है व्यय कम करेगी, तो कहाँ व्यय कम होगा? तो सबसे ज़्यादा उसका शिकार होता है जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, ये सब चीज़ें। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नहीं करती सरकार, सड़कें बनाना कम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो है, एक तो आप जो लोन ले रहे हो उसमें प्रेशर होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। तो आप देखिए बड़ा चमचमाता हुआ आजकल प्रधानमंत्री जी लगातार चीज़ें दिखाते रहते हैं। ट्रेनें तरह-तरह की शुरू हो रही है, वो सब क्या है? वो दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन गरीबी दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। ये कि जो 85 लाख लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो क्या है? और एजुकेशन से कितने सारे लोग दूर हुए जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है, जो निजीकरण है, वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे जो अमीर गरीब की खाई है वो बढ़ेगी, और जब खाई बढ़ेगी और आप एक बड़ी आबादी को अगर आप जो है ढम बना दोगे कि वो आश्रित हो जाए सरकार पर, कि सरकार खाना देगी तो हम खाएँगे, सरकार इलाज करेगी तो करेंगे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। जो गति आई थी मनमोहन सिंह के समय में अर्थव्यवस्था में, जो समाज में, जो हमारे देश में तरक्की आई थी, समृद्धि आई थी, वो कमज़ोर होगी, और कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। तो ये जो है चिंता का विषय है। अब मैं क्या बताऊँ क्या करना चाहिए? अब तो ये प्रधानमंत्री तय करेंगे क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि हमें कैसी अर्थव्यवस्था चाहिए। हमें उदार अर्थव्यवस्था चाहिए या हिंदूवादी अर्थव्यवस्था चाहिए। हिंदूवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो जब आप नफ़रत के बीज बोएँगे, जब आप नफ़रत की खेती करेंगे, तो ज़ाहिर है समाज में अविश्वास बढ़ेगा, और जब समाज में अविश्वास बढ़ेगा, तो हमारे जीवन पे उसका असर पड़ेगा। हमारे जीवन में तनाव बढ़ेगा, बीमारियाँ बढ़ेगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, और हम जो है फाइनली जो हंगर इंडेक्स है या हैप्पीनेस इंडेक्स है, सब में नीचे जाएँगे, और वो लगातार हो रहा है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।